Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter 14 of your history sections, the Mughals. इसमें हम देखेंगे कि जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में हरा दिया, उसके बाद जो यहाँ पे फाउंडेशन हुआ वो मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन हुआ। मतलब कि अब जो मुग़ल थे वो पावर में आ गए। जैसे कि आपने सुना ही होगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये कुछ इम्पॉर्टेंट मुग़ल रूलर थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर की। तो बाबर का जो रियल नेम था वो था जहीरुद्दीन बाबर। ये सेंट्रल एशिया के फरगना में बर्थ लिया था इसने, और इसको पॉपुलरली बाबर के नाम से जाना जाता था, जिसका मीनिंग होता है लायन, शेर। अब जो फरगना में जब ये राजा बना तब इसकी एज सिर्फ 11 साल थी। ये इसके वंश का पता लगता है कि जो इसके फादर थे वो तैमूर वंश से थे, और जो माँ थी वो चंगेज़ खान के वंश की थी, मतलब मंगोल वंश की। फरगना का जब ये रूरल बना तो इसके ऊपर मतलब कई सारे फॉरेन इन्वेशन हुए, लेकिन उसने सबको डिफेंड किया। बाद में इसने काबुल को कैप्चर कर लिया। ये इम्पॉर्टेंट विक्ट्री थी क्योंकि काबुल को कैप्चर करने के बाद ही इसने इंडिया पे इन्वेड करने का सोचा। अब इसकी आंखें इंडिया पे जम गई थी क्योंकि इंडिया उस समय वेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था कि यहाँ पे काफ़ी सारा धन है, सोने की चिड़िया बोला ही जाता है। अब इसने पंजाब बॉर्डर पे कई सारे आक्रमण किए। फिर फाइनली इसको दौलत खान लोधी ने, जो उस टाइम गवर्नर का पंजाब था जब इब्राहिम लोधी रूल कर रहा था, उसने इनवाइट किया कि आक्रमण करो और इब्राहिम लोधी को डिफीट करो। तो 1526 में पानीपत की बैटल में इसने इब्राहिम लोधी को डिफीट किया और दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ और मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हुआ, और ये मुग़ल डायनेस्टी का पहला रूलर था। नाउ बैटल ऑफ खानवा। अब जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उससे जो राजपूत और अफ़गान रूलर थे वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गए थे। इब्राहिम लोधी को डिफीट करने के बाद जो हिंदू प्रिंस था एक राणा सांगा, वो रूलर ऑफ मेवाड़ था। उसने सोचा कि पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उसको ग्रेट एम्पायर सेटल करना है, रीस्टोर करना है। तो उसने बाबर के अगेंस्ट फाइट की। इसको बैटल ऑफ खानवा बोला गया। इसमें जो राजपूत हैं और मुग़ल हैं उनके बीच में युद्ध हुआ, जो कि आगरा में 1527 में हुआ। बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया और खानवा की जो बैटल थी उसमें विक्ट्री ली। उसके बाद जो बाबर था वो सेंट्रल इंडिया का रूरल बन गया। अदर बैटल भी हैं इसकी। इसने मेदिनी राय, जो कि राजपूत चीफ थे, उनसे चंदेरी का किला जीत लिया, उसको कैप्चर कर लिया। बैटल ऑफ घाघरा में जो महमूद लोधी के अंडर में अफगान चीफ था उसको डिफीट किया। इसके बाद वो किंग ऑफ हिंदुस्तान बन गया। बाबर ज़्यादा नहीं जी सका, 1530 में उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसने जो काम किया, उसकी जो करेज थी, उसकी जो फियरलेस थी, उसकी वजह से उसने एक बीज बो दिया था कि वहाँ से मुग़ल एम्पायर जो है वो आगे बढ़ सके। वो नेचर लविंग था। उसने कई सारे गार्डन्स बनवाए आगरा में, सीकरी में, धौलपुर में। वो टैलेंटेड भी था, जिसमें उसको म्यूज़िक वगैरह या नेचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ये जो बाबर है उसका एल्डेस्ट सन था, सबसे बड़ा बेटा था। इसका पूरा नाम था नज़ीरुद्दीन हुमायूं। जब बाबर की डेथ हुई तो 23 ईयर्स की एज में इसको गद्दी मिली। इसने शुरू से ही काफ़ी सारी परेशानियां झेली, जैसे कि चारों तरफ से इसको कई सारे रिवॉल्ट का सामना करना पड़ा। अफ़गान, राजपूत, उनमें से महमूद लोधी, नुसरत शाह, शेर शाह अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। अब जो बहादुर शाह था, जो कि गुजरात में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने इसको एक ट्रीट दी और साथ में इसने मतलब जो इसका एम्पायर था वो बांट लिया। तो जागीर और जागीरदार्स में काफ़ी सारा एम्पायर जो इसका था वो डिवाइड हो गया, और इसकी जो मुग़ल आर्मी थी वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई। इसका जो भाई था कामरान, वो भी इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करने लगा। लेकिन 1532 में हुमायूं ने शेर शाह को डिफीट किया और उससे फोर्ट ऑफ चुनार जो है वो कैप्चर कर लिया। 1534 में उसने गुजरात और मालवा इस पे अपना राज कर लिया। शेर शाह ने जो थी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई और
1539 में बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को डिफीट कर दिया। शेरशाह इस विक्ट्री के बाद जो है और ज़्यादा पावरफुल हो गया और उसने 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में फिर दोबारा हुमायूं को हराया और उससे दिल्ली और आगरा पे भी कैप्चर कर लिया। फिर बाद में 1555 में हुमायूं वापस इंडिया आया और उसने सिकंदर सूरी जो कि सरहिंद के पास था उसको हरा के उसने दिल्ली और आगरा वापस कैप्चर कर लिया। वापस उसने अपना एम्पायर जो था वो वापस ले लिया, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो अपनी ये जीत का फल नहीं खा पाया और स्टेयर्स से गिर के 1556 में इसकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद इसको जो सक्सीड किया वो किया अकबर ने। अब जब हुमायूं चला गया तो उसके बाद सुर एम्पायर ये 15 साल के लिए रहा, 1540 से 1555 तक, जिसका हेड बन गया था शेरशाह सूरी जब इसने हुमायूं को फर्स्ट टाइम डिफीट किया था। तो शेरशाह सूरी जो है शेर खान के नाम से जाना जाता था, बाद में इसने अपने आगे नाम के आगे शेरशाह सूरी लगा लिया। ये अफ़गान जागीरदार थे जो बिहार के सासाराम के, उनका लड़का था और इसका जो ओरिजिनली नेम था वो था फरीद खान। बाद में इसका नाम शेरशाह इसलिए रखा गया क्योंकि इसने अपनी स्वाड से तलवार से एक टाइगर को किल किया था। इन 5 years ही बिल्ड अप आ किंगडम दैट स्ट्रेट फ्रॉम झेलम टू ब्रह्मपुत्र, मतलब उसने झेलम से लेके ब्रह्मपुत्र तक, हिमालय से लेके नर्मदा तक अपना एम्पायर जो था वो फैला लिया था। लेकिन इसकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। 1545 में एक्सप्लोजन के कारण इसकी डेथ हो गई। इसने एक लार्ज और डिसिप्लिन्ड आर्मी ऑर्गेनाइज की थी। इसने टैक्स कलेक्शन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, साथ में जो ट्रेवलर्स हैं उनके लिए रोड्स बनाई, कुएं खुदवाए और जो जस्टिस का सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, हॉस्पिटल सेटअप कराए और फ्री किचन जिनको मतलब रसोई बोला जाता था वो सेटअप कराए, पोस्टल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज इसको भी उसने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी अच्छा था। इसने 47 प्रोविंसेस जिनको सरकार भी बोला जाता है वो सेटअप किए। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इनको डिवाइड किया जिन्हें परगनास बोला जाता था। परगनास में एक आमीन होता था जो सिविल केसेस डील करता था और काजी और मीर अदल होते थे जो कि क्रिमिनल केसेस सुनते थे। शेरशाह जो था वो उसने अपने आप में एक हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी जो थी वो एम्पायर में सेटअप करके रखी। शेरशाह सूरी जो था उसने मिलिट्री और सिविल रिफॉर्म्स काफ़ी सारे जो थे नंबर ऑफ मिलिट्री और सिविल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। सिल्वर कॉइन जिसको रुपया बोला गया वो शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद मोहर जो गोल्ड कॉइन्स थे और डैम जिन्हें कॉपर कॉइन बोला जाता था इसी के टाइम पे स्टार्ट हुए थे। इसने कई सारे मतलब ट्रेड को इनकरेज करने के लिए कई सारे काम किए, जैसे कस्टम ड्यूटी का रिडक्शन या फिर अच्छी रोडें बनाना। इसने सड़क ए आजम और ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे बोला जाता है, आपने सुना ही होगा, जो मतलब कैलकाटा से लेके बंगाल मतलब पेशावर तक बनी हुई है, इसे जीटी रोड भी बोला जाता है, अभी भी ये मौजूद है। तो उसका जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने ही कराया था। अब जो अकबर की बहुत सारी सक्सेसफुल पॉलिसीज़ हैं वो शेरशाह से ही ली गई हैं, मतलब कि उसी के एग्जाम्पल से अकबर ने ये सारी पॉलिसीज़ बनाई थी। जैसे कि अपन बात करें कि इसकी हिस्ट्री कहाँ मिलेगी, तो अब्बास खान सरवानी ने एक बुक लिखी है तारीख ए शेर शाही, उसमें इसकी हिस्ट्री मिलती है। अब हम बात करेंगे अकबर की। अकबर को इंडिया के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से माना जाता है। उसने मुग़ल एम्पायर की परमानेंस और उसको एक सॉलिडिटी दी। इसने जो 1556 में हुमायूं की डेथ के बाद 13 इयर्स की ओल्ड में राजपद संभाला। उसकी शुरुआती दिनों में काफ़ी सारी मुश्किल थी, लेकिन इसके जो फादर के फ्रेंड थे बैरम खान, उनको अपॉइंट किया था अकबर के गार्जियन के तौर पे और रीजेंट, मतलब कि जो माइनर जो किंग है उसके रहते हुए रूल करे। अकबर ने शुरुआत में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की, जैसे उस टाइम जो मुग़ल एम्पायर था वो कंसोलिडेट नहीं था। एक हैमू जो कि हिंदू जनरल था अफ़गान किंग आदिल शाह सूरी का, उसने दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाइड कर लिया, लेकिन बैरम खान ने दिल्ली और आगरा को वापस से कैप्चर किया
और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हेमू को डिफीट कर दिया। बैरम खां काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। जब अकबर जो थे वो बड़े हो गए तो उन्होंने बैरम खान को मक्का भेज दिया। उन्होंने ग्वालियर, अजमेर, जौनपुर को जीत लिया। मालवा को अनेक्स्ट किया 1561 में, फिर चित्तौड़ को 1568 में, फिर रणथंभौर को 1569 में। 70 से 85 के बीच में उनने कई सारे मिलिट्री कैंपेन किए, जिसमें गुजरात, ईस्ट बिहार, उड़ीसा को भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। 1585 से 1605 में उनका जो साम्राज्य था वो नॉर्थ में अगर बात करें तो डेक्कन, कंदाहार, कश्मीर, काबुल भी इन्होंने जीत लिए थे। इनका जो साम्राज्य था वो वेस्ट में अफ़गानिस्तान से लेके ईस्ट में बंगाल तक और नॉर्थ में कश्मीर से लेके साउथ में डेक्कन तक फैल गया था। इन्होंने जो मतलब अपना एम्पायर एक्सटेंड किया, जो अपने एम्पायर को इन्होंने बढ़ाया, तो वो एक तो कॉन्क्वेस्ट करके मतलब फाइटर लड़के, और दूसरा मैरिज अलाइंस मतलब कि शादी वगैरह से मित्रता वगैरह करके। इन्होंने जो राजपूत थे उनको अपना फ्रेंड बना लिया। पहला तो मैरिज अलाइंस करके, शादी वगैरह से, दूसरा उनको हाई ऑफिसेस पे करके। उन्होंने आमेर रूलर की जो डॉटर थी जोधा भाई, उनसे मैरिज की। महाराणा प्रताप जो कि एक मेवाड़ के काफ़ी ब्रेव किंग थे, वो एकमात्र ऐसे राजपूत थे जिनने अकबर की बात मानने से इनकार कर दिया था। उनके बीच में बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई 1576 में, जिसमें महाराणा प्रताप जो थे वो हार गए, लेकिन महाराणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया और अपनी आखिरी सांस तक इनके खिलाफ लड़ते रहे 1597 तक। अब हम बात करेंगे अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी। तो अकबर जो थे वो काफ़ी लिबरल थे और सभी जो रिलीजन है उनकी रिस्पेक्ट करते थे। जैसे कि एक हिंदूज पे टैक्स लगाया जाता था, जो वो तीर्थ यात्रा करते थे हिंदू, उस पे लगता था, उसको बोला जाता था जिज़्या कर। उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया और ये सभी धर्मों के जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के मतलब बातें भी करते थे। इन्होंने इबादत खाना बनवाया जिसमें जो रिलीजियस डिस्कशन है सभी धर्मों के साधु संतों के साथ, उनके साथ बैठ के वो डिस्कशन करते थे। अकबर ने एक न्यू रिलीजियस पाथ सेट किया 1582 में, जिसे सुल-ए-कुल या दीन-ए-इलाही बोला गया। इसमें रिलीजन के काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स तो जो थे वो उठा के डाले गए थे। सभी मेंबर्स से इन्होंने बोला गया कि इसमें आप ओथ लो कि आप सभी के लिए अच्छा करेंगे, और आइडिया ऑफ टॉलरेंस जो था यूनिफाइड पीपल के लिए या फिर डिफरेंट रिलीजियस फेथ के लिए, वो भी इसमें रखा गया। और इसमें फोकस था कि ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस ये हमेशा रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जहांगीर की। अकबर का सन था जहांगीर, जिसको 1605 में अकबर की डेथ के बाद थ्रोन मिला। जहांगीर जो था वो एक जनरल की तरह नहीं था, और उसने मतलब जो अपने फादर का वास्ट एम्पायर था उसे संभाले रखा। उसने इम्पार्शियल जस्टिस के लिए जाना जाता है, मतलब कि उससे इम्पार्शियल जस्टिस मतलब कि भेदभाव के बिना ही मतलब अपने निर्णय देता था, और वो पैट्रन ऑफ आर्ट भी था। उसने कई सारे मतलब जो यूरोपियन मर्चेंट्स हैं जो पुर्तगाल और इंग्लैंड से आए थे उनको ट्रेडिंग राइट दिए। सर थॉमस रो जो कि किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड के से मतलब विज़िट किया था उन्होंने, वो जहांगीर के कोर्ट में आए और जो वहाँ का मतलब एम्परर्स की जो लाइफ है उस पर अपना डिस्क्रिप्शन दिया। उसने मतलब जो ट्रेड है उस पर फरमान दिया अपना, और पहली फैक्ट्री सेटअप हुई अंग्रेज़ों की सूरत में। मई 1611 में जहांगीर ने मेहरून निशा से शादी की जो कि शेर अफगान की विडो थी। मेहरून निशा का बाद में नाम नूरजहाँ पड़ गया। नूरजहाँ जो थी उसने मतलब जो जहांगीर है उसकी प्राइवेट लाइफ ही नहीं बल्कि पब्लिक लाइफ में भी इन्फ्लुएंस ले लिया। जहांगीर जो है उसने नूरजहाँ को वर्चुअल रूलर बना दिया। नूरजहाँ
बहुत ज़्यादा सुंदर थी, साथ में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और कल्चर लेडी भी थी। रॉयल फरमान जो इशू होते थे उसमें उनका स्टेंस रहता था। जो कॉइन थे वो भी नूरजहाँ के नाम पे ही इशू होते थे। साथ में उसका जो नाम है वो इम्पीरियल सिग्नेचर की तरह यूज़ होता था। जहांगीर ने अपने टाइम पे जो कंदाहार था उसको खो दिया, जो सैफेविड रूलर थे ईरान के उनसे। जहांगीर के जब लास्ट समय आया तो फिर उसको सक्सीड किया प्रिंस खुर्रम खान ने। अब है शाहजहाँ। जहांगीर की डेथ के बाद जो खुर्रम था उसने मुग़ल थ्रोन लिया और शाहजहाँ के नाम से फेमस हुआ। उसने खान जहाँ लोदीन जो कि गवर्नर था डेक्कन का, उसको हराया और उसने अहमदनगर और गोलकोंडा और बीजापुर इन तीनों को अपने अंडर ले लिया। उसने बुंदेलास को डिफीट किया और ओरछा उसको अपने अंडर में ले लिया। नॉर्थ वेस्ट कैंपेन चलाया एक, जिसमें बल्क को सीज करना था, लेकिन उसमें अनसक्सेसफुल हो गया। इसके टाइम पे जो आर्किटेक्चर था उस वो दिखाता है कि उस टाइम भारत की ट्रमेंडस ग्रोथ हुई। जैसे कि उसने ताजमहल बनवाया आगरा में, जो कि उसकी वाइफ मुमताज महल के याद में था। उसने एक न्यू सिटी भी बसाई जिसे शाहजहानाबाद बोला जाता है, जो कि ओल्ड दिल्ली में है, उसको अपना कैपिटल बनाया। जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी जो ट्रेडिंग थी वो कंटिन्यू रखी, लेकिन बीच में इन्होंने क्या किया कि जो टैक्स है वो पे करना बंद कर दिया। तो शाहजहाँ ने उन्हें डिफीट किया और उनसे बोला कि अपने टर्म्स पे ही आप वो यहाँ पर ट्रेड कर सकेंगे और उनको प्रॉपर जो कस्टम ड्यूटी है, टैक्स है, वो देना पड़ेगा। 1658 में शाहजहाँ बीमार हो गया और उनके जो बेटे हैं उनके बीच में सक्सेशन को लेके लड़ाई हो गई। तो जो उनका थर्ड सन था औरंगजेब, वो उसको विक्ट्री मिली और साथ में फिर वो शाहजहाँ का सक्सीडर बना। अब जो औरंगजेब है, जो ग्रेट मुगल्स हुए हैं उनमें ये लास्ट था। इसने 1658 में थ्रोन लिया और लगभग 50 सालों तक इंडिया पे रूल किया। इसने अपने आप को आलमगीर का टाइटल दिया। इसके टाइम पे जो मुग़ल एम्पायर था वो जैनिथ एंड कवर्ड ऑलमोस्ट 3 एंटायर सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि 3 तरफ के जो सब कॉन्टिनेंट थे वहाँ से चारों तरफ से इसने प्रॉब्लम फेस की। इसने मुग़ल पॉलिसी जो थी रिलीजियस टॉलरेंस की, मतलब वो सभी धर्मों की इज्जत करते थे, इसने उसको रिवर्स कर दिया। इसने उलेमा को सपोर्ट किया। इसने रीइंट्रोड्यूस, मतलब जो हिंदुओं पे की तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता है जिज़िया, उसको दोबारा लगा दिया। म्यूज़िक को अपने एम्पायर में बैन कर दिया, जिसकी वजह से इसने राजपूत, मराठा, सिख्स और जाट जितने भी हिंदू रूलर थे उनका सपोर्ट इसने खो दिया। इसकी जब डेथ हुई 1707 में तो मुग़ल एम्पायर जो था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी वो पूरी इस्लाम पे बेस्ड थी। ये मतलब कट्टर जो रूलर थे उनमें आता था। इसने सारे जितने भी लॉज थे वो मतलब कुरान के हिसाब से लगाए, या फिर जो ऐसे रूल्स और लॉज थे जो कुरान के हिसाब से नहीं थे उनको एबॉलिश कर दिया। इसने कई सारे मंदिरों को तोड़ दिया। भगवान और देवी देवताओं की मूर्तियां जो थीं उनको तोड़ा। साथ में जो हिंदूज और शिया मुस्लिम थे वो इसके दुश्मन बन गए। अब जो इसके सक्सेसर रहे हैं उन सक्सेसर में मतलब कोई भी ज़्यादा बहुत पावरफुल नहीं था, सारे वीक थे और करप्ट थे। तो उसके बाद उनका जो रूल था वो ज़्यादा नहीं चल पाया। इसके मतलब इसके जो एम्पायर में जो इन्वेंशन हुए वो किया था नादिर शाह ने, अहमद शाह अब्दाली ने। उन्हें दिल्ली को लूट लिया, साथ में जो नॉर्दर्न इंडिया था वो बर्बाद कर दिया। नंबर ऑफ स्टेट जो थे वो टूट गए इसके एम्पायर से। फिर जो मुग़ल एम्पायर था वो कम टू एन एंड आ गया, मतलब कि ख़त्म होने की कगार पे आ गया। अब हम पढ़ेंगे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले आता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था इनका वो सेंट्रल एशियन और इंडियन ट्रेडिशन का मिक्सचर था। जैसे कि जो इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था
वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चलता था। वाकिल जिसे प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, दीवान और वजीर जो कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर मिनिस्टर होते थे। मीर बख्शी जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे उसके मिनिस्टर होते थे। मीर समन जो कि रॉयल हाउस होल्ड मिनिस्टर होते थे। सद्र जिन्हें मिनिस्टर ऑफ इन्फोर्सिंग एंड द इस्लामिक लॉ सरिया का मंत्री माना जाता था। एम्पायर डिवाइड था वो था सूबास में, प्रोविंसेस मतलब कि स्टेट में, और जो इसे गवर्न करता था उसे सूबेदार बोलते थे। अब जो सूबास था वो अगेन डिवाइडेड था सरकार मीन्स डिस्ट्रिक्ट, छोटे छोटे ज़िलों में, और ज़िले जो थे वो डिवाइड थे परगनास में जो कि आपके विलेजेस होते हैं। अब जो ऑफिसर्स होते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनको प्रॉपर सैलरी दी जाती थी। अब जो टाउन थे उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम था कोतवाल्स का, जैसे अपने यहाँ पुलिस होती है तो कोतवाल उसी से बना है। उसके बाद इनका जो पुलिस स्टेशन है उसे कोतवालीस बोला जाता था। अब जो इनके अंदर कोर्ट की बात करें तो वो काफ़ी सेरेमोनियल होती थी। जो रूलर है वो हाई थ्रोन मतलब कि वो एक ऊंची जगह पे बैठता था, और बाकी जो नोबल्स हैं वो नीचे बैठते थे या खड़े रहते थे। जो इनके जो मेन ऑफिसर्स हैं वो रूलर के पास बैठते थे, और इनका जो ट्रेडिशन था वो सिजदा को फॉलो करता था। अब जो ऑफिसर और नोबल्स हैं वो स्पेसिफाइड टाइम ऑफ डे पे मतलब कि ये रिपोर्ट्स वगैरह को रीड आउट करते थे। अब जो एम्परर है वो दो जगह पे बैठता था, एक दीवान खास जो कि उसके ऑफिसर्स वगैरह या नोबल्स वगैरह से मिलने के लिए हॉल बनाया गया था, दूसरा दीवान आम जिसमें वो कॉमन पीपल से मिलता था। ऐसे ही और भी सिस्टम थे, मनसबदारी सिस्टम जिसमें मनसब जो थी वो एक रैंक और पोजीशन थी, और इसके अंडर में जो नोबल्स हैं उनको मनसबदार्स बोला जाता था। ऐसे रेवेन्यू सिस्टम इनका, जैसे टोडरमल्स बंदोबस्त एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें लोगों से लैंड की रेवेन्यू ली जाती थी। उसके बाद इनके ट्रेड की बात करें तो ट्रेड जो थी वो ओवरसी ट्रेड भी इनके टाइम पे आई, और अदर कंट्रीज और किंगडम से जो टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, स्पाइसेस हैं, स्पेल्टर है, इंडिगो है, इन सब की एक्सपोर्ट की हमने, और जैसे इंपोर्ट किया सिल्क, वाइन, क्लोथ्स और अदर आइटम ऑफ लग्जरी। एग्रीकल्चर की बात करें तो लार्जेस्ट इनकम एग्रीकल्चर से ही होती थी। फिर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी जो थी वो नोबल्स, टाउन पीपल और विलेजर्स में डिवाइड थी। नोबल्स जो थे वो मनसबदार कहलाते थे और लग्जरी लाइफ जीते थे। उसके बाद टाउन पीपल जो थे वो ट्रेडर्स थे मोस्टली और आर्टिसियंस थे, और विलेजर्स थे वो एग्रीकल्चर के थ्रू अपनी जो इनकम है वो गेन करते थे। उसके बाद अदर किंगडम से अगर रिलेशन की बात करें तो जो अकबर था उन्होंने जो राजपूत हैं उनको कॉन्क्योर किया, साथ में उनसे अच्छे से ट्रीट भी किया, उनसे मित्रता बनाए रखी।